चालाक बंदर। विक्रमगढ़ के जंगल में एक खतरनाक शेर अपनी शेरनी के साथ रहता था। जंगल में शेर और शेरनी एक बड़ी सी गुफा में रहते थे। जंगल के सभी छोटे बड़े जानवर शेर से बहुत डरते थे। शेर रोज अच्छा अच्छा शिकार करके लाता और अपनी शेरनी को अच्छा अच्छा खाना खिलाता था। एक दिन शेरनी शेर से कहती है, सुनो जी, बहुत दिनों से मुझे अपनी मम्मी की याद आ रही है। मुझे मम्मी के पास जाना है। तुम आज मुझे मम्मी के घर छोड़ कर आ जाओ। ठीक है जी, हम शाम को ही तुम्हारी मम्मी के घर चलते हैं। मैं भी कुछ महीने तुम्हारे साथ वहीं रहूंगा। ठीक है, मैं जाने के लिए तैयारी करती हूँ। विक्रमगढ़ के जंगल से दूर हल्दी घाटी के जंगल में शेरनी की मम्मी का घर था। शेर और शेरनी जाने की तैयारी करने लगते हैं। दूसरी तरफ विक्रमगढ़ के जंगल में एक बंदर अपनी बंदरिया चमेली और अपने छोटे से बच्चे के साथ पेड़ पर रहता था। बंदर चुपके से शेर और शेरनी की सारी बातें सुन लेता है और खुशी से उछलता हुआ चमेली के पास जाकर कहता है, सुनो चमेली, एक खुशखबरी है। मैं तब तक तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी जब तक हमारे रहने के लिए पक्का घर का इंतजाम नहीं हो जाता। बरसात आने वाली है और तुमको हमारी कोई चिंता ही नहीं है। सारा दिन जंगल में इस पेड़ से उस पेड़ पर उछलते फिरते रहते हो। मैं बरसात में इस छोटे से बच्चे को लेकर इतने बड़े जंगल में कहाँ जाऊंगी? अरे पक्के घर का इंतजाम हो गया है। क्या? कहाँ हुआ घर का इंतजाम? शेर की गुफा में। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। शेर की गुफा में हम कैसे रह सकते हैं? वो तो हमें खा जाएगा। शेरनी और शेर कुछ महीनों के लिए इस जंगल को छोड़कर दूर अपनी माँ के पास हल्दी घाटी के जंगल जा रहे हैं। बरसात के बाद ही आएंगे। कब जा रहे हैं शेर शेरनी? आज शाम को दोनों जा रहे हैं। मैंने अपने कानों से सुना है। सुनो जी, अगर शेर कभी अचानक आ गया तो क्या करोगे? उसके लिए मेरे पास एक तरकीब है। क्या तरकीब है? बताओ जरा। अपना कान इधर लाओ, वो तरकीब तुम्हारे कान में ही बताऊंगा। चमेली अपना कान बंदर के पास लेकर जाती है। बंदर चमेली के कान में कुछ कहता है। चमेली सुनकर खुश हो जाती है। अरे वाह मेरे बंदर, ये तो बहुत ही अच्छी तरकीब है। अब हम शेर की गुफा में आराम से रह सकते हैं। शेर शेरनी जंगल छोड़कर चले जाते हैं। बंदर शेर की गुफा में रहना शुरू कर देता है। जंगल में शेर ना होने की वजह से सारे जानवर बहुत खुश हैं। सभी जानवर और पक्षी खुशी से तरह तरह की मधुर आवाजें निकाल रहे हैं, नाच रहे हैं, बंदर से बातें भी कर रहे हैं। बंदर भैया, ये लो अमरूद खाओ। तोता ताए ताए करता हुआ उड़ जाता है। तभी हाथी गन्ना लेकर आता है। बंदर भैया, ये लो, गन्ना बहुत मीठा है। धन्यवाद हाथी भैया। हाथी चिंगाड़ता हुआ चला जाता है। ये लो बंदर भैया, आपके और बच्चे के लिए लाल लाल गाजर। बंदर भाई, आपको बहुत अच्छा घर मिला है। धन्यवाद गधे भैया। इसी तरह से दिन गुजरते जाते हैं। बंदर का परिवार शेर की गुफा में मजे से रहने लगता है। कभी कभी बारिश होती है। चमेली और उसका बच्चा बहुत मस्ती करते हैं। सुनो जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? काफी दिन गुजर गए, शेर आ गया तो हमें मार डालेगा। बारिश भी खत्म होने वाली है। चिंता की कोई बात नहीं है चमेली, मैं हूँ ना। बोलते हुए बंदर गुफा से लगे हुए आम के पेड़ पर तेजी से चढ़ जाता है। कुछ और समय बीत जाने के बाद एक रात जंगल में बहुत जोर से तूफानी बारिश होती है। बंदर, चमेली और उनका बच्चा गुफा में बारिश के बंद होने का इंतजार करते हैं। जंगल के सभी जानवर, पंछी अपने अपने घोंसलों में बारिश से बचने के लिए छिपकर बैठते हैं और बीच बीच में आसमान में बिजली कड़कती है। तो बंदर का बच्चा डर से माँ से चिपट जाता है। सुनो जी, बच्चे को बहुत डर लग रहा है। लाओ, बच्चे को मुझे दे दो, मैं इसे सुला देता हूँ। बंदर बच्चे को अपनी गोदी में लेकर सुलाने लगता है। किसी तरह से रात गुजर जाती है। सुबह होती है। बारिश रुक गई है।
सभी पशु पक्षी अपने अपने घोंसलों से निकलकर पंख फड़फड़ाते हैं। तभी अचानक एक कौवा जोर जोर से चिल्लाता हुआ जंगल में इधर से उधर सबको सावधान करता हुआ उड़ रहा था। वो कह रहा था, आओ आओ सावधान, शेर जंगल की तरफ आ रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, सावधान, शेर आ रहा है, आओ आओ। चमेली कौवे की बात सुनकर घबरा जाती है और बंदर से बोलती है, सुनो जी, शेर जंगल में आने वाला है, अब हम कहाँ जाएंगे? कुछ तो करना पड़ेगा, यहाँ तो शेर सबको खा जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। जब शेर यहाँ आएगा तो तुम वही तरकीब करना जो मैंने तुम्हें कान में बताई थी। ठीक है जी, मैं वैसा ही करूँगी। हाँ, फिर शेर अपने आप यहाँ से चला जाएगा। बाकी जानवर भी इधर से उधर भाग रहे थे। शेर के आने की खबर सुनकर पूरे जंगल में खलबली मची हुई थी। सब इधर उधर छुपने की कोशिश कर रहे थे। तभी जंगल में शेर के दहाड़ने की जोर से आवाज आती है। जंगल में सन्नाटा हो जाता है। जंगल एकदम शांत हो जाता है। शेर दहाड़ता हुआ अपनी गुफा की ओर जा रहा था। सभी जानवर छुप छुप कर शेर को देख रहे थे। बंदर परिवार के साथ शेर की गुफा के अंदर ही था। शेर जैसे ही अपनी गुफा के पास पहुंचता है, तभी गुफा में से चमेली के चिल्लाने की आवाज आने लगती है और उसके बच्चे की रोने की आवाज। सुनो जी, जल्दी से बच्चे के लिए शेर का मांस लेकर आओ, बच्चा भूखा है, आज बच्चे को शेर का मांस ही खाना है। ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। बस यूं गया और यूं शेर का कान पकड़कर यूं लाया। अरे जल्दी से शेर का मांस लेकर आओ ना। इधर शेर दोनों की बातें सुनकर घबरा जाता है। मन ही मन सोचता है, पता नहीं ये कौन सा खतरनाक जानवर है जिसका बच्चा शेर का मांस खाता है। तो ये लोग क्या खाते होंगे? नहीं, मैं गुफा में जाकर अपनी जान नहीं दूंगा, यहाँ मेरी जान को खतरा है। शेर तेजी से जंगल से बाहर की ओर भागने लगता है। सभी जानवर हंसते हैं। क्या हुआ महाराज, अभी अभी आए और अभी चल दिए? बस ऐसे ही कुछ काम याद आ गया था। सभी जानवर जोर से हंसते हैं। जैसे ही शेर जंगल से बाहर पहुंचता है, उसे चालाक लोमड़ी मिलती है। लोमड़ी शेर को बंदर की बात बताती है, लेकिन शेर को लोमड़ी की बात पर विश्वास नहीं होता। तो लोमड़ी बोलती है, ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ, तब आपको विश्वास हो जाएगा। इसीलिए मैं अपनी पूंछ भी आपकी पूंछ से बांध देती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। दोनों पूंछ बांध लेते हैं और गुफा की तरफ आते हैं। चमेली लोमड़ी को शेर के साथ आते हुए देख लेती है और बंदर को बता देती है। बंदर फिर से वो तरकीब इस्तेमाल करता है। शेर और लोमड़ी नजदीक आते ही चमेली चिल्लाती है, सुनो जी, मैं अपने बच्चे को लेकर अपने घर जा रही हूँ, वहीं पर शेर का मांस खिला दूंगी। थोड़ा सब्र रखो, मैंने लोमड़ी को भेजा है, वो शेर को बांधकर लाती ही होगी। शेर बंदर की बात सुनकर लोमड़ी को गुस्से में देखता है। धोखेबाज लोमड़ी मुझे मारना चाहती है, तू इस खतरनाक जानवर से मिली हुई है। और शेर पूंछ बांधे हुए ही लोमड़ी को घसीटता हुआ जान बचाकर भागता है। नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं है, ये बंदर बहुत चालबाज है। रुको रुको, मैं सच कह रही हूँ, रुकिए। इस तरह बंदर की चालाकी से शेर हमेशा के लिए जंगल से बाहर चला जाता है और जंगल में फिर से सभी जानवर खुशी से नाचते गाते हैं। बंदर, चमेली और बच्चा खुशी से शेर की गुफा में रहते हैं। अरे कहाँ गया राधे? सुन रहा है? थोड़ा पानी पिला दे, गला सूख रहा है बेटा। शारदा की आवाज सुनकर राधे उसके लिए पानी ले आता है। लो माँ, पानी पी लो और फिर थोड़ा खाना खाकर अपनी दवाइयाँ भी ले लो। अरे क्या करूं दवाइयाँ लेकर, कुछ आराम तो लग नहीं रहा बेटा।
कुछ दिन टाइम से दवाइयाँ खाएगी तो आराम भी लग जाएगा। मुझे तो तेरी चिंता हो रही है बेटा। तू मेरा इलाज कराने के लिए कर्ज में जो डूबता जा रहा है। यह कहकर शारदा की आंखों में आंसू झलक आते हैं और फिर राधे उसे समझाते हुए कहता है, तुम माँ हो मेरी और मैं बेटा हूँ तुम्हारा। तुम्हारे इलाज के लिए कर्ज लेना तो क्या, मैं खुद को भी बेच सकता हूँ। मैं जानती हूँ बेटा, तू मेरा लायक बेटा है। भगवान ऐसा लायक और नेक बेटा हर माँ को दे। रहने दे माँ, मेरी इतनी बड़ाई करने की जरूरत नहीं है। अब तू दवाइयाँ खा ले ताकि मैं खेतों को देखाऊं। राधे अपनी बीमार माँ की सेवा और देखभाल में जरा भी चूक नहीं करता। उनको समय समय पर भोजन और दवाइयाँ देता है। उनका अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाता है। इसी वजह से उसे जगह जगह कर्ज उठाना पड़ता है। देख बेटा राधे, तू भला और ईमानदार आदमी है, मगर कर्ज कर्ज होता है। ये बात मैं अच्छे से समझता हूँ। अच्छे से समझता है तो बेटा अब मेरा सारा पैसा लौटा दे। कहीं से भी कुछ कर पर मेरा पैसा लौटा दे। तुलसी की बात सुनकर राधे चिंता में पड़ जाता है और फिर अपने खेतों की तरफ चलने लगता है। रास्ते में अचानक ही उसके पैर से कोई चीज टकराती है तो वह नीचे की तरफ देखता है। अरे ये तो आलू है। बड़ा ताजा आलू लग रहा है, इसे उठा लेता हूँ। आलू देखकर राधे के मन में अपने खेत में आलू की फसल उगाने का विचार आता है और वह सोचने लगता है, अगर मैं अपने खेत में आलू की खेती करूं तो बहुत फायदा हो सकता है। अच्छी पैदावार हुई तो एक ही फसल में सारा कर्ज उतर जाएगा। यही विचार करके राधे अपने खेत में आलू की फसल बो देता है और फसल बोते समय गलती से वह आलू भी खेत में ही कहीं गिर जाता है जो उसे रास्ते में पड़ा मिला था। राधे आलू की फसल बोने में पूरी मेहनत करता है, लेकिन मेरा तो दुर्भाग्य ही चल रहा है। आज ही फसल बोई थी और आज ही पानी बरस गया। सारा खेत पानी से भर गया। अब तो सारा बीज गल सड़ जाएगा और देखना एक भी पौधा नहीं उग पाएगा। यही सोचकर राधे काफी निराश हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू तैरने लगते हैं। क्या हुआ बेटा? ये आंखों से आंसू क्यों निकल आए? ये आंसू गरीब की लाचारी के हैं माँ। आज ही खेत में आलू डाले थे और आज ही ये बारिश हो गई। फसल उगने से पहले ही तबाह हो गई। अरे दुखी मत हो, भगवान को जो देना होगा वह अब भी देगा बेटा। पता नहीं भगवान क्या देगा, अब तक तो बस दुख ही दिए हैं। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन राधे अपना खेत देखने जाता है तो उसे पूरे खेत में आलू का एक ही पौधा दिखाई देता है। पूरे खेत में आलू का बस ये एक ही पौधा उगा है, पर ये 2-4 दिन में ही ये इतना बड़ा कैसे हो गया? इसे देखकर तो लगता है कि इसके नीचे आलू बैठ गए होंगे। यही सोचकर राधे आलू के उस पौधे को खोद कर देखता है और उसके नीचे से जो निकलता है उसे देखकर तो हैरान ही रह जाता है। अरे ये तो सोने के आलू हैं। ये कैसा चमत्कार! उस दिन रास्ते में जो आलू मिला था वो जादुई आलू तो नहीं था। और वो आलू... राधे ये सोच ही रहा था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। हाँ राधे, मैं वही आलू हूँ और तुम्हारे खेत में उग आया हूँ। मैं सोने के आलू देने वाला पौधा हूँ और जब तक तुम्हारी गरीबी दूर नहीं होती मैं तुम्हें सोने के आलू देता रहूंगा। यह सुनकर राधे की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह सोने के आलू उठाकर अपने गमछे में बांध लेता है और फिर उन्हें बाजार में बेचने चला जाता है। के आलू बेचकर उसे अच्छे पैसे मिल जाते हैं और वह खुशी खुशी घर लौट आता है। भगवान ने हमारी सुन ली है माँ। ये देखो हमारे पास अब बहुत पैसा आ गया है। अब मैं सबका कर्ज उतार दूंगा। मगर इतना पैसा लाया कहाँ से बेटा? कहीं चोरी तो नहीं की? अरे
ये क्या कह रही हो माँ? तेरा बेटा कभी चोरी कर सकता है क्या? यह कहकर राधे शारदा को सोने के आलू देने वाले पौधे के बारे में बताता है और इस बारे में सुनकर वह भी आश्चर्य में पड़ जाती है। यह तो भगवान का चमत्कार ही है बेटा। शायद भगवान ने हम गरीबों की मदद करने के लिए ही यह लीला रची है। तो इसके बारे में किसी को मत बताना। उस दिन के बाद से राधे के दिन ही बदल जाते हैं। वह अपना सारा कर्ज अदा कर देता है और अपने लिए नया घर बनवा लेता है। साथ ही उसकी माँ भी बहुत जल्दी ही स्वस्थ हो जाती है। भगवान की कृपा से अच्छा ही अच्छा हो रहा है बेटा राधे। मैं ठीक हो गई हूँ और तुम्हारे सिर पर कोई कर्ज भी नहीं रहा। ये सब तो उस पौधे की कृपा है जो हमें सोने के आलू देता है। पर वह भी तो भगवान ने ही दिया है ना बेटा। हाँ, वो तो सच है माँ। राधे जब अपनी माँ से ये बातें कर रहा होता है तो उनके पड़ोसी बद्री के कान उसी तरफ लगे हुए थे और इसी कारण सोने के आलूओं वाली बात उसके कानों में पड़ जाती है। सोने के आलू देने वाले पौधे की बात सुनकर बद्री झटका खा जाता है और मन ही मन में सोचने लगता है, सोने के आलू देने वाला पौधा? क्या ऐसा भी कोई पौधा हो सकता है? जरूर हो सकता है, क्योंकि अगर नहीं होता तो फिर इस गरीब राधे के घर इतना पैसा कहां से आता? इस पौधे का पता तो लगाना ही पड़ेगा। यही सोचकर बद्री के मन में भी सोने के आलू पाने का लालच जाग जाता है और वह, अरे राधे, क्या तुम्हारे पास आलू का कोई पौधा है? भाई, मेरे पास तो ऐसा कोई पौधा नहीं है। पर तू ये सब क्यों पूछ रहा है? भाई, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे भी तेरी तरह सोने के आलू चाहिए। अगर सोने के आलू देने वाला पौधा मिल गया तो मैं भी तेरी तरह अमीर हो जाऊंगा। राधे मन का साफ और सच्चा आदमी था, इसलिए बद्री के यह पूछने पर वह साफ साफ बता देता है कि भाई, मैं तो सोने के आलू अपने खेत से लाता हूँ। वहाँ आलू का एक ऐसा पौधा है जो सोने के आलू पैदा करता है। तुझे चाहिए तो तू भी खोद ला। राधे की यह बात सुनकर बद्री हंसते हुए कहता है, अरे, मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा था राधे। मैं क्या नहीं समझता कि सोने के आलू देने वाले पौधे की बात कोरी कल्पना है। मैंने जो कहना था कह दिया बद्री। अब तुझे जो सोचना और करना है तू कर। यह कहकर राधे चला जाता है और फिर अगले दिन दोपहर के समय बद्री सबसे छिपकर राधे के खेत में जा पहुंचता है। पूरे खेत में आलू का यही एक पौधा है। जरूर इसी के नीचे से सोने के आलू निकलते होंगे। 2-4 आलू भी मिल गए तो उन्हें बेचकर छोटा मोटा अमीर तो बन ही जाऊंगा। यही सोचकर बद्री लालच में अंधा हो जाता है और फिर सोने के आलू पाने के लिए वह अपने दोनों हाथों से पौधे को पकड़कर पूरे जोर से खींचता है। मगर जैसे ही वह पौधे को खींचने की कोशिश करता है, पौधा अचानक से एक बड़े कैक्टस में बदल जाता है और बद्री चीख उठता है, हाय, मर गया। ये तो कैक्टस का पौधा है। मुझे तो सोने के लालच में ही आलू का पौधा दिख रहा था। यह कहकर बद्री वहां से भाग लेता है और फिर पीछे से आलू का पौधा आवाज लगाते हुए कहता है, मैं हूं तो आलू का ही पौधा, मगर तेरे जैसे लालची लोगों से कैक्टस बनकर ही मिलता हूँ। इस तरह सोने के आलू ईमानदार राधे को ही मिलते हैं, बेईमान और लालची बद्री को कभी नहीं मिलते।